हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 17 जुलाई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 27 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं हिमांशु यादव, दयाशंकर भारद्वाज, राजन ठाकुर, अनमोल गुप्ता कानपुर से, सत्येंद्र सिंह यादव गाजीपुर से, ऋषभ जैन और मोहित कुमार ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirst@gmail.com पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी को जवाब करना है। यहाँ पर आपको टोटल 27 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको देखना है कि आज इन 27 में आप कितने सही जवाब कर पाते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। पूछा गया है, पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कोई पैराग्राफ है या कोई सेंटेंस है, आप उसको बुलेट लिस्ट में चेंज करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर शॉर्टकट की नहीं पूछा है, मेनूज आपके सामने दिए गए हैं। तो फाइल मेनू में आपको जाना पड़ेगा, या फिर फॉर्मेट मेनू में जाना होगा, या एडिट या फिर स्टाइल मेनू में जाना होगा। तो किस मेनू का इस्तेमाल करना होगा बुलेट लिस्ट को इंसर्ट कराने के लिए। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट मेनू में आपको जाना होगा। फॉर्मेट मेनू में जाकर के आप बुलेट लिस्ट इंसर्ट करा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या पूछा गया है, मास्टर स्लाइड को अप्लाई करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आप मास्टर स्लाइड को अप्लाई करना चाहते हैं तो साइड बार में किस ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, कौन से आइकन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर, मास्टर स्लाइड, फॉर्मेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो, स्लाइड मास्टर को हम साइड बार में जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से पूछा गया है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आपने देखा होगा साइड में एक साइड बार होती है और वहां पर भी कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं आपके स्लाइड से संबंधित। ठीक है, तो वहां पर आपको एक मास्टर स्लाइड का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मास्टर स्लाइड। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्लाइड मास्टर और मास्टर स्लाइड में, क्योंकि स्लाइड मास्टर यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। हालांकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बट जो वहां पर लिखा होता है वो मास्टर स्लाइड करके होता है। तो एक ऑप्शन होता है मास्टर स्लाइड का, ना कि स्लाइड मास्टर का। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा, मास्टर स्लाइड में जाकर के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्टर स्लाइड में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, या कोई आपने यहाँ पर कोई इमेज वगैरह डाली है, तो वो हर स्लाइड में अप्लाई होती है, यानी कि हर स्लाइड पर वो इमेज आपको दिखेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है आपको बताना है। ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि यहां पर बीन रीप्स की बात करें, या निकोलस कैरी की बात करें, पीटर स्मिथ की बात करें, तो ये सभी क्या हैं, ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं। थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। तो देखो, अगर आपसे पूछें कि ब्लॉकचेन कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखना है 30 अगस्त 2011 को। 30 अगस्त 2011 को लॉन्च हुआ था। कई बार आपसे ईयर ही पूछते हैं, अधिकांश यहाँ पे डेट नहीं पूछेंगे, तो आपको 2011 याद रखना है। 2011 को ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ था। अब बनाया किसने, तो हमने आपको बता ही दिया, यहाँ पर सभी नाम शामिल कर दिए हैं। पीटर स्मिथ, वेन रीप्स और निकोलस कैरी ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की गई थी, सी लैंग्वेज। ये हमने आपके नॉलेज के लिए लिख दिया है। वैसे ये ट्रिपल सी एग्जाम में इस प्रकार से इस लेवल से क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर का जो पेपर आता है उसमें ये थोड़ा सा डीप पूछते हैं, बट यहाँ इतना डीप नहीं पूछेंगे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है इसमें सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है। हु इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज हमने आपको पढ़ाई है, अगर आपने हमारे सारे क्लास करे हैं तो आपको पता होगा, ये चीज हमने आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जॉन विगिंस। जॉन विगिंस क्या है, ये फाउंडर हैं क्रेडिट कार्ड के, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेमोरी क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। यानी कि सीपीयू के पास में कौन सी मेमोरी होती है। कई बार हमने इस चीज को आपको बताया है कि सीपीयू के नजदीक कौन सी मेमोरी होती है, और ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में बच्चों से पूछा गया है। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब कभी भी ऑप्शन में रजिस्टर भी दिया हो
तब आपको क्या करना है, रजिस्टर करेक्ट आंसर करना है ना, क्योंकि जब रजिस्टर दिया होगा तो हमारा आंसर होगा रजिस्टर करेक्ट, अगर रजिस्टर नहीं दिया है तो कैश मेमोरी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है, देखिए आपका यहाँ पर क्या होता है, मेन मेमोरी होता है, नहीं कि रैम होता है, रैम के बाद में फिर क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। डेटा रैम से कैश में जाता है और कैश से फिर यहाँ पर होता है रजिस्टर, फिर रजिस्टर में जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रैम से कैश, कैश से रजिस्टर में जाता है। तो यहाँ पर सबसे पास में क्या पड़ गया, रजिस्टर पड़ गया, उसके बाद में कैश मेमोरी पड़ गया, उसके बाद में आपका मेन मेमोरी पड़ गया, और उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, या फिर जो भी आपने एक्सटर्नल कोई भी स्टोरेज लगाई है तो वहां से भी डेटा आप अंदर कंप्यूटर तक ले जा सकते हैं। जैसे अगर आपकी पेन ड्राइव में कोई डेटा है तो वो भी आप लगा करके कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सबसे पास की, तो अगर रजिस्टर दिया है तो रजिस्टर हो जाएगा, अदरवाइज आपका कैश मेमोरी ही करेक्ट आंसर होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है, क्या पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर इनपुट डिवाइस से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बता ही दिया है लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, बट ये पूछा है कि किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे आपका माउस है, तो माउस भी क्या है, माउस भी एक प्रकार का इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है ना, जो चीजों को पॉइंट करता है। यहाँ पर आप जब माउस का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि एरो आपको दिखाई देता है, और ये एरो क्या करता है, पॉइंट करता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो लाइट पेन है ये भी आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आप इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G2G। अब यहाँ पर आपको G2G का पूरा नाम बताना है। G2G का मतलब क्या होता है, और हमने एक वीडियो आपको दिया है जिसमें जितने भी ये गवर्नमेंट के मॉडल हैं, G2G, G2C, ये सारी चीजें हमने वहां पर आपको ऑलरेडी समझाई हैं। और B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2B क्या होता है, ये भी सारा कुछ हमने समझाया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आप सभी को याद रखना है। विच इज द फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। पहली AI भाषा की अगर बात करते हैं तो लिस्प हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है जिसका नाम है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। अब बात की गई है ईमेल क्लाइंट की, तो कौन सा एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, या फिर नन ऑफ दीज। बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। तो आंसर यहाँ पे होगा आउटलुक, आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूपीआई किससे संबंधित है। यूपीआई का संबंध किससे है, मनी ट्रांसफर से है, लाइफ इंश्योरेंस से है, फिक्स डिपॉजिट से है, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। यूपीआई का संबंध किससे है और इसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये मनी ट्रांसफर से संबंधित है, याद रखना है, मनी ट्रांसफर से संबंधित है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है आपसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी। आपको बताना है पीपी का पूरा नाम क्या होता है, मींस पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, पब्लिक टू पब्लिक प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी से बताना है सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन वी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है पीपीपी का पूरा नाम। ठीक है, बट याद रखना है हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वहां पर जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्यूटर से संबंधित ही आपको देनी है। यानी कि जब कोई किसी का अगर फुल फॉर्म पूछते हैं तो अधिकांश वो फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल दिया है, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। बट अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करेक्ट आंसर कर सकते थे, बट यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगर आप सी ऑप्शन करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखेगा यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, ट्रू है कि फॉल्स, बताइएगा। यहां पर सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बिल्कुल करेक्ट है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटेड इक्वल सम ब्रैकेट 2 कामा प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट 5 कामा 7। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान कितना होगा। यहाँ पर डबल फार्मूला है एक साथ में, तो अगर आपने मैथमेटिक पढ़ा है तो आपको पता होगा, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखो ये सब फ्री के नंबर होते हैं, अगर जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी मैथ का ज्ञान है जिनको, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ पे होता है, तो आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपने ये क्वेश्चन के आंसर पक्के कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है इक्वल सम, आपको पता है सम का मतलब क्या होता है, जोड़ देना, है ना। इसके बाद में कामा दिया है, फिर दिया है प्रोडक्ट 5 कामा 7। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल सम दिया है, 2 दिया है कामा, उसके बाद में प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद में 5 कामा 7 दिया है। आप देखो प्रोडक्ट 5 कामा 7 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो प्रोडक्ट 5 कामा 7 की गुणा अगर हम कराएंगे तो क्या होगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगा, कॉमा तो लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं सम 2, अब क्या आ गया मेरे सामने, सम 2 कामा 35। तो भाई सब का मतलब है जोड़ कर देना, तो हम इसको जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। बस यही हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इनको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने मैथमेटिक्स सीखा है तो बहुत इजीली आप इस सभी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी डिजिट इन एटीएम डेबिट कार्ड पिन। एटीएम डेबिट कार्ड जो पिन होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं। आपका अगर डेबिट कार्ड है या आपका एटीएम कार्ड जैसे आप बोलते हैं, उसमें कितने पिन होते हैं, जो उसका पिन नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, ये आपको बताना है। पिन नंबर कितने डिजिट का होता है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा इसमें सही जवाब। एटीएम कार्ड सभी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 डिजिट का पिन होता है, याद रखना है 4 डिजिट का आपका पिन होता है, ठीक है। व्हाट डू वी यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, HTTP, HTML, IPv4, URL। तो भाई बताओ जल्दी से, वेब पेज को डेवलप करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, बेसिक जो लैंग्वेज है वो क्या है वेबसाइट को क्रिएट करने की, तो वो है आपका HTML, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि अगर हम कोई भी वेब पेज को डिजाइन करते हैं, किसी भी वेब पेज को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें HTML की आवश्यकता पड़ती है, HTML का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन केवल और केवल HTML से भी काम नहीं चलेगा, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ में और भी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। बट बेसिक की अगर बात करते हैं तो HTML का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि HTML से ही आपके वेब पेज बनाए जाते हैं। बाकी आपने देखा होगा बहुत सारे वेब पेज बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, किसी में कलर दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है ना, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये सब CSS के माध्यम से होता है। आपने नाम सुना होगा एक CSS का, जिसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये भी आपके ट्रिपल्स एग्जाम में आता है, इसका भी क्वेश्चन आता है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है, कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की डबल अंडरलाइन करने के लिए होती है। और आज शायद मॉर्निंग में ही हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था और आज के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर आप सभी को जवाब भेजना है। डबल अंडरलाइन अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल U प्रेस करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे, शिफ्ट D प्रेस करेंगे, या फिर कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और फिर U प्रेस करेंगे। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में D प्रेस करना है। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ में D प्रेस करना है, और अगर आपको सिंगल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ में U प्रेस करना है। अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और लगा देंगे कंट्रोल शिफ्ट और U, बट ये नहीं है, कंट्रोल D ही आपका सही जवाब है। NEFT इज कंट्रोल्ड बाई, यानी कि NEFT को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। NEFT को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, SBI के द्वारा, RBI के द्वारा, VOB या फिर VOI के द्वारा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा सही जवाब है। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तो राइट आंसर होगा RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है या फिर मैनेज किया जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मीन सबका एक ही होता है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द टेक्स्ट। काफी सिंपल सा प्रश्न है, टेक्स्ट को कॉपी करना है तो क्या शॉर्टकट की होती है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल G, कंट्रोल C, कंट्रोल P या फिर नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी कंट्रोल सी, है ना। कंट्रोल सी का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना होता है। कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां से हम प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल जी से हमारा गो टू का सेक्शन ओपन हो जाता है जहां से हम किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पर जा सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, आपको क्या बताना है, URL का पूरा नाम क्या होता है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। और आप सभी को बता दें हमारे इस समय 2 क्लास होते हैं, एक तो 8:30 PM पर होता है जो आप अभी देख रहे हैं, इसके अलावा मॉर्निंग में भी क्लास होती है, मॉर्निंग में सुबह क्लास 8 AM पर होती है। तो सभी बच्चे सुबह मॉर्निंग की क्लास को भी ज्वाइन किया करें, सुबह 8 बजे क्लास होती है और इवनिंग में 8:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर URL का पूरा नाम आप सभी को बताना है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रो ऑफिस, यानी कि लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है, किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं। कंट्रोल F, कंट्रोल शिफ्ट J, कंट्रोल शिफ्ट F या फिर नन ऑफ दीज, बताइएगा। फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट और J से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू पे वाई क्रेडिट कार्ड इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी फंड इन योर अकाउंट, यदि आपके खाते में कोई भी धनराशि नहीं है, क्या आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, यस या नो, ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बताना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे 21 का करेक्ट जवाब भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप लोग बताओ, आपके खाते में पैसा नहीं है, धनराशि नहीं है, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो यस आप कर सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर होगा। क्रेडिट कार्ड का मतलब यही है कि आपका जो अकाउंट है उसका एक लिमिट सेट हो जाती है, किसका इतना लिमिट है ना, इतने लिमिट तक आप कोई भी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मनी आपका है उसकी एक लिमिट सेट हो गई है। तो अगर आपके खाते में पैसे हैं, आपने अपने डाल रखे हैं, तभी आप अपना वहां से पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपके पैसे खत्म हो गए हैं और लिमिट में ऊपर आप जा रहे हैं, तो जो लिमिट आपको दी गई है वहां तक आप पैसे खर्च कर सकते हैं, किससे, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। नॉर्मल जो आपका अकाउंट होता है वहां पर अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो फिर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप भुगतान कर सकते हैं, आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं एक लिमिट तक, उसमें भी एक लिमिट आपके सेट होती है कि यहां तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यू कैन यूज डेबिट कार्ड फॉर EMI, आप EMI के लिए क्या अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बताओ। EMI करने के लिए, EMI के लिए आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यस या नो, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। तो आप कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल, आपको क्या बताना है, जीमेल का पूरा नाम क्या होता है। जीमेल का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, कई बार हमने बताया आपको, कल ही शायद हमने आपको बताया था जीमेल का मतलब क्या होता है। तो जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका मतलब होता है गूगल मेल, ठीक है, जो कि आपको मेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। और आपको पता है जीमेल में टोटल स्टोरेज कितना मिलता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कई बार, तो इसमें ध्यान रखना है 15 GB का स्टोरेज मिलता है, 15 GB का स्टोरेज मिलता है आपको आपके जीमेल में। और अगर आप जीमेल से कोई फाइल किसी को भेजते हैं तो वहां पर जो फाइल का साइज है मैक्सिमम वो कितना होता है, 25 MB का होता है। 25 MB की फाइल को आप अटैच कर सकते हैं, जब भी आप किसी को कोई फाइल भेजेंगे तो 25 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर विच पर्पस इज द मेघदूत ऐप यूज्ड, यानी कि मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, आपको बताना है। मेघदूत ऐप का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में क्या है और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको यह बताना है कि मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। कौन सा यहाँ पे सही जवाब है, फॉर वेदर इंफॉर्मेशन, फॉर इलेक्शन कमीशन, फॉर रेलवे रिजर्वेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका इस्तेमाल वेदर इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो, मेघदूत ऐप को कृषि मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिलकर जारी किया है, यानी कि इसको कृषि मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिलकर के जारी किया है। और ये विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है।
किसान भाइयों के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है। इस ऐप के जरिए से किसान भाई मौसम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वो जान सकते हैं कि मौसम में क्या चल रहा है, इसमें बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, ताकि वो उसी हिसाब से अपनी फसल की बुवाई कर पाएं, या जो भी चीजें होती हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार वो वहां पर जानकारी उनको मिल जाएगी। तो ये स्पेशली किसान लोगों के लिए बनाया गया है, मौसम की जानकारी देने के लिए। और इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि मेघदूत ऐप कब लॉन्च हुआ है, तो 2019 में लॉन्च हुआ है। और मौसम के साथ साथ इस ऐप में खेती किसानी और पशुपालन की भी जानकारी मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर मौसम के साथ साथ में खेती किसानी और पशुपालन की भी सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मेघदूत ऐप को 2019 में लॉन्च किया गया और ये स्पेशली मौसम की जानकारी के लिए बनाया गया। किसके लिए? केवल किसान भाइयों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। 25 में आपको बताना है लिब्रियोफिस कैल्क में मिनिमम फंड साइज कितना होता है। मिनिमम फंड साइज कितना होता है लिब्रियोफिस कैल्क में, ठीक है। तो जल्दी से बताना है आपका सही जवाब क्या होगा। और थोड़ा फास्ट हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आप लोग बहुत लेट प्रश्न भेजते हैं और हमें 8:30 PM पर क्लास भी देनी होती है ना। 8:30 PM पर क्लास देनी होती है और इस क्लास को हमें बनाना पड़ता है, क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम लगता है। आपको पता नहीं है इसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं प्लीज सभी लाइक भी कर दिया करो, ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम इसी प्रकार से आप सभी को पढ़ाते रहें, है ना। तो बहुत सारे बच्चे लेट क्वेश्चन भेजते हैं, उनको टाइप करते हैं, बनाते हैं, बहुत समय लगता है, इसलिए फिर टाइम पर आपको क्लास देनी भी होती है। इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है आज के इस क्लास की। तो यहाँ पर जल्दी से बताना है 25 में कौन सा राइट आंसर होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला 6। देखो क्या पूछा गया है, लिब्रियोफिस कैल्क में मिनिमम फंड साइज कितना होता है। कैल्क जो आपका प्रोग्राम है, जिसका नाम, जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसमें जो मिनिमम फंड साइज है वो कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम हम 6 कर सकते हैं, मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। ये आपकी जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, वहां पर ये नंबर होते हैं। बट इसके अलावा भी आप और बढ़ा सकते हैं, कितना, 999.99, यानी कि 999.99 आप इंक्रीज कर सकते हैं फंड साइज को। और अगर कहीं पर आपको 1000 मिलता है तो आप ये भी करेक्ट कर सकते हैं। यही अगर बात करते हैं मिनिमम फंड की, तो हम कम से कम 2 भी कर सकते हैं, बट ये चीज आपको मैनुअल वहां पर टाइप करनी पड़ेगी। उस लिस्ट में आपको क्लिक करके टाइप करना होगा, तभी आप 2 कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप 999.99 कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पर जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है उसमें आपको 6 मिनिमम दिखाएगा और 72 मैक्सिमम दिखाएगा। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है, वहां पर 6 दिया गया है या फिर 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिलहाल यहां पर हमारा राइट आंसर होगा 6। 26 में आपको बताना है Amazon.in एक है डैश। Amazon.in क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, Amazon.in क्या है, V2B, V2C, C2B या फिर नन ऑफ दीज। आपको पता है Amazon क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और यहां से आप सामान खरीद सकते हैं। जो एंड यूजर हैं वो अपना सामान, कोई भी सामान अगर आप मंगाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप अगर मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। यानी कि यहां से यूजर या फिर आप बोल सकते हैं जो एंड कस्टमर होता है, एंड यूज कस्टमर होता है, वो खरीद सकता है, कस्टमर खरीद सकता है। तो यहाँ पर जब कस्टमर खरीद सकता है तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका बिजनेस है, तो बिजनेस टू कस्टमर यानी कि V2C, जहां पर भी कोई प्रोडक्ट बिजनेस से सीधे कस्टमर को बेचा जाए वहां पर क्या होगा, V2C होगा। और हमने आपको बताया था जहां पर कोई 2 कंपनी आपस में व्यापार करती हैं वहां पर क्या होता है, V2V होता है, ठीक है। जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहां पर मारुति बनाई जाती है ना, मारुति का मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट वहां पर जो टायर हैं वो टायर उस मारुति कंपनी ने MRF से लिया। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना देते हैं कि एक कंपनी है जो एक कार बनाती है और उसने टायर कहां से लिए, उसने टायर MRF कंपनी से लिए। अब MRF भी एक कंपनी है जो टायर बनाती है और एक मारुति कंपनी है जो मारुति बनाती है। मारुति सुजुकी लेते हैं या और कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप देखो MRF कंपनी है और यहाँ पर एक मारुति सुजुकी कंपनी है, तो ये टायर बनाएगी, यहाँ से इसने टायर लिया, तो ये क्या हो गया, आपस में इन्होंने क्या किया, बिजनेस किया। इसका मतलब यहाँ हो गया V2B, यहाँ V2B हो गया। लेकिन जब इस मारुति सुजुकी से कोई भी कार लेगा, कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर कार लेगा, तो यहाँ पर कोई कस्टमर है जो कार खरीदेगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा, यानी कि V2C हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही अमेजन हमारा है या फ्लिपकार्ट हमारा, यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, V2C में आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है। और जहां पर कस्टमर अपना माल बेच पाए और खरीद पाए वहां पर क्या हो जाएगा, C2C हो जाएगा, C2C हो जाएगा। जैसे आपने देखा OLX का नाम सुना होगा, OLX पर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, कस्टमर्स वहां पर माल बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C2C में आ जाएगा। ऐसे ही क्विकर भी आपका एक C2C का एग्जाम्पल है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए।
हाउ मेनी डिजिट्स इन यूपीआई पिन, आपको बताना है यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं। अभी आपने देखा था आपका जो डेबिट कार्ड होता है उसमें 4 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट का पिन होता है। अब आपको बताना है जो यूपीआई पिन होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो यहाँ पर 27 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 से 6 डिजिट का होता है। आपका यूपीआई पिन 4 से 6 डिजिट का होता है, याद रखना है आप सभी बच्चों को। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में याद रहें आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप चाहें तो हमें अपने क्वेश्चन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCCwifi। और आज का ये पेपर आप सभी हमारी वेबसाइट www.CCCwifi.com पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको जाना है और प्रीवियस पेपर में जाना है जहां से आप आज 17 जुलाई के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।